आज जो है ना हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट देखेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में ये जो नेशनलिज्म था वो किस तरीके से फैल रहा था, ये किस तरीके से हुआ। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वाज नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। अगर आप 18th सेंचुरी का मैप देखिए, यूरोप के मिड 18th सेंचुरी का अगर आप मैप देखिए, मतलब 1750 या 1760 तक का आप मैप देखिए, तो आपको उसमें एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तभी जैसे आज यूरोप में अलग अलग कंट्री हैं, जैसे आपका बेल्जियम अलग अलग कंट्री है, आपका जर्मनी, ये सब अलग अलग कंट्री है। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वहाँ पे क्या था ना, राजा का अधीनता था। जो राजा जिस जगह को कैप्चर किया वो उसका किंगडम कहलाता था। तो ना इस आपको कोई भी कंट्री नज़र नहीं आएगा। वॉट वी नो अबाउट जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, वी आर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन। देखिए ये जितने भी कंट्री हैं अभी, जैसे जर्मन हुए, इटली हुए, स्विट्जरलैंड हुए, ये सब पहले किंगडम में डिवाइड थे, डचीज में, कैंटन में, ये सब में डिवाइड थे, जिसपे अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरी रूल करता था। ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनका ना, जो कि ना किसी भी कंट्री को कैप्चर, मतलब आप मोनार्चियल सिस्टम बोल सकते हैं या राजा वगैरह बोल सकते हैं, जो इस पे रूल करता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर एरोक्रेटिक मोनार्ची विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था ना, वो किसके अधीन था, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज के अधीन था, जिसपे ना ऑटोक्रेटिस मोनार्ची के अधीन था, जिसपे वो वही रूल्स एंड रेगुलेशन अपना रूल्स करती थी, जिसमें अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग ग्रुप के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। देखिए ज़्यादातर जो पहले का डायनेस्टी था ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि ना लोगों को ना, अब जैसे कोई राजा है तो वो कहाँ से आया है, किसको जीत कर आया, ये पता नहीं रहता था। तो उसमें जितने भी लोग रहते थे, उसके अधीनता में जितने भी लोग रहते थे, सब राजा के प्रति वफादार थे। लेकिन वो लोग जो आपस में कोई कल्चर या आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे। जैसे अभी बिहार में है तो सिर्फ बिहारी लोग रहता है। ठीक है, महाराष्ट्र आप जाइएगा तो वहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा पाया जाएगा। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। Often they even spoke different language and belonged different ethnic group। ये जो थे ना, ये अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, अलग अलग इथनिक कंपोजिशन को शेयर करते थे। इथनिक कंपोजिशन को शेयर करने का क्या मतलब है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। हैसबर्ग एम्पायर का आपको एग्जाम्पल दिया गया, वो किस पे रूल एंड रेगुलेशन चलाता था अपना, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे करता था। इसमें क्या होता था ना कि ना एक रीजन के लोग, एक धर्म को फॉलो करने वाले, एक कस्टम को मानने वाले लोग नहीं थे। ठीक है, इट इंक्लूड द एल्पाइन रीजन। इसमें एल्पाइन रीजन आते थे, द टाइलॉन, ऑस्ट्रिया, स्टूडेंट लैंड, ये सब आते थे, एज वेल एज बोहेमिया, जो कि एरिस्टोक्रेसी वगैरह थे, एंड प्रीडोमिनेंटली ये लोग भी बिलोंग करते थे। जैसे इसमें एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, जो बड़े पोस्ट के लोग हैं या फिर जो बड़े धनवान लोग हैं वो भी आते थे, और जर्मन स्पीकिंग वाले लोग भी आते थे। इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें कुछ इटालियन स्पीकिंग वाले लोग भी आते थे, जो कि लॉम्बर्डी और वेंटीना वगैरह में रहते थे। इन हंगरी, अगर हंगरी की बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, एक मिनट देखिए उसके बाद क्या हो रहा है ना, इन हाफ ऑफ द सेंचुरी, अगर हम लोग हाफ सेंचुरी की बात करें तो हम लोगों का ना पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो था वो माइगार बोलता था हंगरी में। ठीक है, बाकी जो हाफ थे ना वो लोकल लैंग्वेज को बोलते थे। जैसे आप लोग ना सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े थे कि जो बेल्जियम में था ना वो आधा आदमी डच बोलता था, आधा आदमी जो था ना वो फ्रांस बोलता था। सेम चीज़ हंगेरी में हुआ। हाफ पॉपुलेशन जो है ना वो मैग्यर बोलते थे, और बाकी जो हाफ पॉपुलेशन थे वहाँ के डायलेक्ट जो नॉर्मल लैंग्वेज थे उसको बोलते थे। इन गैलिस्का का बात करें तो एरिस्टोक्रेसी जो थे, जो बड़े पैमाने के जो धनवान लोग थे ना, वो पॉलिश बोलते थे। ठीक है, बिसाइड दिस, इनके अलावा 3 डोमिनेंट ग्रुप वहाँ पे रहते थे, जो कि अपनी बाउंड्रीज और अपने एम्पायर को शेयर करते थे। ठीक है, जैसे बोहेमियन हुए, एंड स्लोप्स हो गए नॉर्थ में, स्लोवेन एंड इन कैन्योला में हो गए, क्रॉट्स जो हो गए वो साउथ में हो गए,
गए और र्यूमन जो हो गए वो ईस्ट वगैरह में हो गए। तो ये तीन जो होता है ना बड़ा बाउंड्री शेयर करते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। ये जितने भी डिफरेंसेस थे ना ये पॉलिटिकल यूनिटी को शो नहीं कर रहा था। अब जैसे देखिए अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो उसमें हमारे द्वारा बनाई गई सरकार होती है। तो वो क्या करता है ना कि ना हमारे हित में जो मेजोरिटी के लोगों के जो हित में हो वैसा पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है। लेकिन उस टाइम में क्या था कि ना अलग अलग लोग थे, लोग जो थे ना जो भी राजा जिस भी देश को अपना कैप्चर कर लिया वो उसके अधीन हो गया। तो इन सारे चीज़ों को लेकर लोगों में इक्वलिटी नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये जो एरिस्टोक्रेसी थी और न्यू मिडिल क्लास थे वो क्या होते हैं सब। तो उस समय की बात करें तो जो उस समय के यूरोप में कंटिनेंट में जो अमीर लोग थे वो डोमिनेंट में पाए जाते थे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न। इसके जो मेंबर थे ना, इस क्लास के जो मेंबर थे ना वो क्या करते थे अपने रीजनल डिवीज़न वगैरह को शेयर करते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे अपने ही सर्कल में सारा काम करते थे। दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस। इनका घर रहता था गाँव में और शहर में भी रहता था। They spoke French for purpose of democracy। ये क्या करते थे फ्रेंच बोलते थे पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी में क्या करने के लिए अपने आप को शो करने के लिए फ्रेंच बोलते थे। इनकी फैमिलीज जो होती थी ना वो क्या करती थी आपके जैसे कि ना इनके फैमिली है, जैसे अभी हम लोग का है ना कि जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू में ही शादी करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम में ही शादी करेगा, तो वैसे ही इनके ही सर्कल में इनके बच्चों का शादी होता था। द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। जो पावरफुल देखिए एरिस्टोक्रेसी जो पावरफुल अमाउंट में थे वो स्मॉल ग्रुप से भी बिलोंग करते थे, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे कंट्री में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन में था वो पीजेंट्री लोग थे। पीजेंट्री लोग का मतलब क्या होता है गरीब लोग। टू द वेस्ट की बात करें बल्क ऑफ द लैंड, बहुत सारे लैंड जो थे उस पर कौन काम करते थे टीनेंट्स। टीनेंट्स क्या होते हैं बाबू, टीनेंट्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनके पास अपना खुद का कोई जगह जमीन नहीं होता है बल्कि ये दूसरे के ज़मीन पर काम करते हैं, ठीक है। ये लोग थे और स्मॉल ऑनर थे जो कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में काम करते थे, ठीक है, और लैंड होल्ड करने का काम किया जाता था। इन वेस्टर्न एंड अगर हम लोग वेस्टर्न पार्ट की बात करें एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है ना वो हम लोगों का टाउन से में ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था, ठीक है। कॉमर्शियल क्लास के लोग जो थे ना इस प्रोडक्शन से डरे हुए थे भी थे कि मार्केट में इनका क्या होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल जो होता है ना हम लोगों का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ हम लोगों का। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी से स्टार्ट हुआ आपका 18th सेंचुरी से ना 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस यूरोप में स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर फ्रांस एंड जर्मनी की पार्ट्स की बात करें तो ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप, नए नए सोशल ग्रुप वर्किंग क्लास के पॉपुलेशन मिडिल क्लास के लोग जो थे इसमें ज्वाइन किए। बिजनेसमैन प्रोफेशनल ये लोग जो थे उभर कर सामने आए। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो दिस ग्रुप आर वेयर स्मॉलर इन नंबर। ये जो ग्रुप थे ना नंबर में काफ़ी छोटे थे और ये सब जो थे लेट 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। बात करें तो ध्यान से देखिए इट वॉज एमॉन्ग द एजुकेटेड, इसमें ज़्यादातर एजुकेटेड लोग थे, लाइबरल मिडिल क्लास के लोग थे एंड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी को सब कोई फॉलो कर रहे थे। द एबोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी। उस टाइम क्या हो रहा था जो ये एरिस्टोक्रेसी लोग थे ना इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा था। फ़ायदा देने का मतलब क्या है, जैसे सब चीज़ इनके हित में किया जा रहा था, ठीक है। सब चीज़ जो होता है ये लोग जो होता है ना अपना एक दबदबा बना कर रखे हुए थे, तो इन सारी चीज़ों का ना ये बहिष्कार करते थे, मतलब निंदा करते थे। What did liberal nationalism stand for? अब ये liberal nationalism है, इसका मतलब क्या होता है। Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। देखिए अगर हम लोग राष्ट्र की एकता की बात करें, अगर हम लोग एकता की बात करें तो हम लोग ये देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूरोप जो था ना वो लाइबरलिज्म के आइडिया से काफ़ी ज़्यादा फेस करता है। मतलब पूरे कंट्री में लाइबरल
लाइबरल, ये वर्ड काफ़ी फेमस हो रहा था। द टर्म लाइबरलिज्म का वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइबर मतलब फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग थे जो सामने अभी उभर कर आए थे, उनके लिए लाइबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना, हर इंडिविजुअल इंसान को फ्रीडम देना, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करना, मतलब सब कोई कानून के नज़र में सब कोई एक समान है। पॉलिटिकली अगर हम लोग बात करें, इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसके मतलब क्या था कि गवर्नमेंट के नज़र में हर कोई एक समान है। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लाइबरलिज्म का मतलब होता है कि ऑटोक्रेसी का ख़त्म हो जाना, ठीक है। क्लेरिकली प्रिविलेज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जो जन्म से जिनको किसी को अधिकार दिया गया उस अधिकार को वापस लेना, सब कोई सरकार की नज़र में एक समान है, और अपना पार्लियामेंट में जो है ना किसी को स्पेशल तरीके का कोई प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करना है। 19th सेंचुरी लाइबरल आल्सो स्ट्रेस इनवॉल्युबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये लिबरलाइजिंग का भावना जो होता है वो फैला, मतलब काफ़ी ज़्यादा कि जो प्रॉपर्टी है, जिनका खुद का प्रॉपर्टी है, वो इन सारे प्रॉपर्टी को फ्री किया जाए, इस टाइप को लेकर। बोला येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। देखिए, इक्वलिटी, सब जो है कानून के नज़र में एक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको सफरेज करने दिया जाएगा। सफरेज क्या होता है, सबको वोटिंग का हक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज अ गारंटेड एक्सक्लूसिव द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। पहले क्या था ना, अगर आपको याद होगा तो फ्रांस में क्या था ना कि पहले वोटिंग का हक किसी का नहीं था और प्रॉपर्टी पे सिर्फ आदमी का हक था, ठीक है, औरतों का कोई हक नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को भी हटाने के लिए डिमांड्स की जा रही थी। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स आर एक्सक्लूड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। पहले क्या था, जो भी आदमी के पास प्रॉपर्टी है उसी को वोटिंग का हक है। जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं है या फिर जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको वोटिंग का हक नहीं, और औरतों को तो वोटिंग के कल्चर से पूरा बाहर रखा जाता था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, काफ़ी समय जैकोबिन क्लब में लोगों ने जो मेल वगैरह थे इस चीज़ से सफ़र करने के बाद नेपोलियन कोड के तहत जो होता है ना उन लोगों को ना ये जो वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज दिया गया, रिड्यूस। और औरतों का जो स्टेटस था ना, मतलब मर्दों के लिए तो एक तरह से ये फिर भी मतलब उन लोगों को बाद में वोटिंग का हक मिला, लेकिन औरतों का जो स्टेटस था वो काफ़ी माइनर कर दिया गया। और वो जो था ना अपने हर चीज़ के लिए अपने या तो फादर पे डिपेंड करेंगी या हस्बैंड पे डिपेंड करेंगी। थ्रू द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन जो है ना वो नन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। बाद में क्या हुआ ना, जो औरतें थी और जो नन प्रॉपर्टी वाले, मतलब ऐसे लोग जिनके पास, ऐसे मर्द जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोग क्या करने लगे, अलग अलग अपोजिशन मूवमेंट शो करने लगे, जिसमें उनका डिमांड था कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट दिया जाए। इन द इकोनॉमिक, देखिए फिर क्या बोल रहा है, इन द इकोनॉमिक स्फेयर में बात करें हम लोग तो अगर इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें तो इकोनॉमिक के तरीके से अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो लिबरलाइजिंग जो होता है उसका मीनिंग था कि मार्केट को फ्री करना, मार्केट को फ्रीडम प्रोवाइड करवाना। एबोलाइजेशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल, गवर्नमेंट ने जो गुड्स एंड कैपिटल को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा उस चीज़ से हटाना उसको। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड था ये मिडिल क्लास के लोगों के, क्योंकि मिडिल क्लास में ज़्यादातर बिजनेसमैन ट्रेडर्स वगैरह आ रहे थे, तो वो डिमांड कर रहे थे कि मार्केट को फ्री किया जाए। लेटेस्ट एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल समझिए, जर्मन स्पीकिंग रीजन जो थे फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में नेपोलियन administrative measure had created out a countless small principalities, confederation of 39 states। सिंपल एग्जांपल समझिए कि ना पहले क्या था ना कि मार्केट फ्री नहीं था,
जैसे नेपोलियन ने 39 स्टेट्स में डिवाइड किया था ना, तो वो जो था ना कि हर स्टेट में, जैसे अगर आप यहाँ पे 5 रुपये का कोई सामान खरीदिए तो उसका वहाँ पे जाके 4 रुपया, अगर आप बेचने चलिए तो वहाँ पे 4 रुपया, वहाँ पे 6 रुपये, इस तरीके का था। ईच ऑफ दिस पोसेस देयर ओन करेंसी, सबका अपना अपना करेंसी था। जो नेपोलियन जो था 39 स्टेट्स में जो पूरे पार्ट को डिवाइड किया था, सबका अपना अपना करेंसी था, अपना अपना वेट एंड मेजर यूज़ कर रहे थे। कहने का जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1833 में कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है, कोई व्यापारी हम्बर्ग से ट्रेवल कर रहा है न्यूरमबर्ग में अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको ना 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ता था और हर पे कितना उसको टैक्स लगता था, 5%। ड्यूटीज़ वेयर, इसके अलावा जो होता है, सपोज मान लीजिए इली था, इली का मतलब मानिए कोई खाने पीने का सामान है या किसी भी चीज़ का, अगर मेजरमेंट कपड़ा का कोई मेज़र है, आपका कपड़ा लेकर आप जा रहे हैं तो उसका दुकान किसी एक मार्केट में आपका 54.7 सेंटीमीटर है, दूसरे में उसी चीज़ का दाम 55.1 सेंटीमीटर है, कहीं और उसका दाम कुछ और है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। सच कंडीशन वेयर व्यू एंड ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास। ये जो आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है। ऐसे कंडीशन जो होते हैं ना, इकोनॉमिक एक्सचेंज को दिखाता था, ठीक है, जो कि कंट्री को एक तरीके से पिछड़ा करते जा रहा था। कैसे पिछड़ा करते जा रहा था? क्योंकि लोगों को ना मतलब जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको अपने सामान का ज़्यादा रेट मिल रहा है, लेकिन जो सामान आपके कम दाम का है वो सामने वाला आदमी आपको ज़्यादा रेट पर ले रहा है आपसे, तो आपका तो फ़ायदा हुआ लेकिन उसका तो नुकसान हुआ। एक फिक्स रेट नहीं चल रहा था। इन 1834 में कस्टम यूनियन और ज़ोलबरी are formed by the United Prussia and joined by most German state। 1834 में बहुत सारा कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें बहुत सारे जो जर्मन स्टेट थे वो ज्वाइन किए। द यूनियन एबोलिश, ये जो गठबंधन था, ये जो संगठन था, वो ये जो टैरिफ बैरियर था ना, इसको ना हमेशा इसका विरोध कर रहा था और ना कह रहा था कि सिर्फ ना पहले के टाइम में 30 तरीके के करेंसी चल रहे थे, उसको हटाकर सिर्फ 2 तरीके का करेंसी किया गया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर stimulated mobility, harnessing economic interest to nation unification, a web of economic nationalism strength, the wider nationalist sentiments growing at the time। उनका मानना ये था कि ये जो है ना, जैसे आप ये जो है ना कभी भी देश को एक नहीं करेगा, बल्कि डिवीज़न हो रहा है, हमारे कंट्री का डिवाइड किया जा रहा है। उन लोगों का ऐसा कहना था। उन लोगों के हिसाब से जो था ना कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट हो, ताकि किसी को भी कोई भी अपने प्रोडक्ट को लेकर, जो बिजनेस क्लास के लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को लेकर उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े।